अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं BBN चैनल का प्रोग्राम जांच पड़ताल। आज मुल्क में नफरत की बढ़ती लहर के दरमियान जरूरत है भाईचारे की, जिसकी मुस्लिम उलमा व दानिश्वर हजरात की जानिब से पुरजोर तरीके से कोशिश की जा रही है। इसी तरह मरकज की मोदी सरकार के लाए गए वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर शऊर बेदार करने की भी कोशिश की जा रही है। जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने इन्हीं मौजूओं पर खुलकर बयान दिया है। गुज़िश्ता दिनों जमीयत उलमाए हिंद के आइन के तहफ़्फ़ुज़ के उन्वान से एक पुरवकार जलसे का इनेकाद हुआ और इस जलसे ने न सिर्फ मोदी के इख्तिदार को हिला दिया बल्कि मोदी सरकार की बैसाखी बने बैठे बिहार के सीएम नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू को भी चैलेंज दिया है। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में मुनक्कद हुए इस जलसे में मौलाना अरशद मदनी ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को खबरदार किया कि पार्लियामेंट से वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हुआ तो उसके जिम्मेदार नीतीश कुमार और नायडू भी होंगे। उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि वो अलायंस की बारीकियों को समझते हैं और ये बात जानते हैं बीजेपी का मरकज में इख्तिदार नीतीश और नायडू की हिमायत पर टिका हुआ है। मौलाना मदनी ने कहा कि दिसंबर से पहले आंध्र प्रदेश में 5 लाख मुस्लिमों को इकट्ठा करके अपनी बात नायडू तक पहुंचानी है। हालांकि 25 नवंबर से पार्लियामेंट का विंटर सेशन शुरू होने जा रहा है और इससे पहले ही वक्फ बिल को लेकर ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी में घमासान मचा हुआ है। अपोजिशन के अरकान पार्लियामेंट ने लोकसभा स्पीकर से मिलकर जेपीसी चेयरमैन जगदम्बिका पाल की शिकायत की है और उन पर पार्शियलिटी यानी जानिबदारी का इल्जाम लगाया है। बहरहाल देखना होगा कि वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल पार्लियामेंट में कब पेश होता है। इस दरमियान सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू मौलाना मदनी की वार्निंग को नजरअंदाज कर पाएंगे। ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि लोकसभा के साथ आंध्र प्रदेश के असेंबली इलेक्शन हुए हैं, जिसमें चंद्रबाबू ने मुसलमानों के लिए अलग से रिजर्वेशन देने का वादा किया था और जैसे कि आज की सियासत है, नायडू ने कभी ये नहीं कहा कि उन्हें मुस्लिम वोट नहीं चाहिए। दिल्ली में जमीयत के इस प्रोग्राम में चंद्रबाबू नायडू के नुमाइंदे नवाब जान ने कहा कि हिंदू मुस्लिम हिंदुस्तान की 2 आंखें हैं और नायडू एक सेकुलर शख्सियत है। फिर सवाल ये है कि चंद्रबाबू नायडू मौलाना अरशद मदनी की वार्निंग नजरअंदाज करेंगे या फिर वक्फ बिल पर अलग स्टैंड लेंगे। दूसरी जानिब नीतीश कुमार हैं, जिनकी हालत चंद्रबाबू नायडू से ज्यादा मुश्किल है। बिहार में मुस्लिम आबादी 17% है। नीतीश कुमार को पता है कि 2025 के असेंबली इलेक्शन में ये 17% से ज्यादा मुस्लिम वोट उनके लिए कितना जरूरी है। ऐसे में मौलाना मदनी की वार्निंग को नजरअंदाज कर पाना नीतीश कुमार के लिए आसान नहीं होगा। फिर सवाल ये उठता है कि क्या नीतीश कुमार मोदी सरकार से अलग स्टैंड ले पाएंगे। काबिल जिक्र है कि पार्लियामेंट के सरमाए इजलास से पहले बीजेपी ने चिराग पासवान, जयंत चौधरी और जीतन राम मांझी के साथ मीटिंग की है और कई मुद्दों पर आपसी तालमेल के साथ इत्तेफाक राय बनाने की बात की गई। लेकिन इस मीटिंग में ना तो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के लीडर थे और ना ही चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तेलुगु देशम के। यहाँ तक कि अपना दल के लीडर भी इस मीटिंग से गैर हाजिर रहे। पार्लियामेंट में वक्फ बोर्ड बिल चाहे जब भी पेश हो, लेकिन वक्फ बोर्ड बिल पार्लियामेंट में पास होगा या नहीं, ये नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर मुनहसर है। अगर पार्लियामेंट में नीतीश और नायडू बिल की मुखालफत करते हैं तो मोदी सरकार के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। इससे एक मैसेज साफ तौर पर जाएगा कि हुकूमत मजबूत नहीं है और फिर एनडीए की बुनियाद हिल जाएगी। नीतीश कुमार अगर वक्फ बोर्ड बिल की हिमायत में गए तो फिर बिहार असेंबली इलेक्शन में वो मुश्किल में पड़ जाएंगे। गुज़िश्ता 6 महीनों से नीतीश कुमार पटना में वाक़ दरगाहों में घूम घूम कर चादर चढ़ा रहे हैं। मकसद है कि मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ किया जाए, भले ही वो बीजेपी के साथी हों। लेकिन मौलाना अरशद मदनी ने नीतीश कुमार से एक चादर से ज्यादा की उम्मीद की है और ये मौका वक्फ बोर्ड बिल के पार्लियामेंट में पेश होने पर आएगा। चंद्रबाबू नायडू के पास अभी 5 साल का वक्त है, लेकिन नीतीश कुमार के पास इतना वक्त नहीं है। हो सकता है कि 2025 की सर्दियों से पहले उन्हें फैसला लेना पड़े और यही फैसला तय करेगा कि नीतीश कुमार की सियासत का रुख क्या होगा।
बहरहाल मौलाना अरशद मदनी ने वक्फ बिल पर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को घेरा है, तो वहीं मरकज की मोदी सरकार पर कम्युनल पॉलिटिक्स को बढ़ावा देने का इल्जाम भी लगाया। उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, उन्हें बांटोगे तो मुल्क तबाह हो जाएगा। हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के इत्तेहाद के जोर पर चलेगा, न कि नफरत और बंटवारे की सियासत से चलेगा। मौलाना अरशद मदनी ने यह पैगाम देकर वाज़ेह कर दिया है कि अब नफरत की आग मजीद बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हिंदुस्तान को फिर से सोने की चिड़िया बनाने के लिए तमाम मजहबों को मुत्तहद होना होगा और नफरत की सियासत करने वालों को सिरे से मुस्तरद करना होगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, आखिर में मौलाना अरशद मदनी का एक तवील वीडियो आपके लिए पेश कर रहे हैं जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ मुद्दों पर बात की है। ये वीडियो जरूर देखिए। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए आपके मेजबान खलील फरहाद को दीजिए इजाजत। देखते रहिए बीबीएन चैनल। मतलब है मुसलमानों की जमीन को हड़प करना चाहते हो, हराम खाना चाहते हो, इसलिए उन औकाफ को हड़प करना चाहते हो। आप क्या कहते हैं, इसके अंदर जहां है वहां इसी तरीके से औकाफ वगैरह सब महफूज होंगे। औकाफ महफूज है, ये आपके सामने हजरत मौलाना बैठे हुए हैं, तकरीर की है। औकाफ को हड़पना चाहते हैं। हमारी मस्जिदें इसी दिल्ली के अंदर 400-400, 500 साल की मस्जिदें हैं, जिसमें जमीयत उलमा का दफ्तर बना हुआ है। अब्दुल नबी अकबर के जमाने की मस्जिद है। और कितनी मस्जिदें हैं जिनके पास औकाफ, अल्लाह अकबर, लाखों करोड़ के औकाफ हैं। जौनपुर में जाकर के देखो कैसी मस्जिदें हैं, दिल्ली के कुर्ब जवार में देखो कितनी बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं। हिंदुस्तान का वो तबका जो इन मसाजिद के औकाफ को हड़प करना चाहता है, कहता है अगर किसी वक्फ जमीन या मस्जिद या किसी भी चीज के कागजात वक्फ के नहीं आए, उसको वक्फ नहीं माना जाएगा। कौन 500 साल पुराने कागजात ला करके पेश कर देगा? कानून ये था कि जो मस्जिद बनी है, जो वक्फ पर बनती है, वो वक्फ है। आपको क्या दर्द है कि आप उस वक्फ को खत्म करते हैं? इसका मतलब है मुसलमानों की जमीन को हड़प करना चाहते हो, हराम खाना चाहते हो, इसलिए उन औकाफ को हड़प करना चाहते हो। हम इसको कबूल नहीं करते। मैं कहता हूं कि अगर चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी न होती और उधर नीतीश कुमार की बैसाखी न होती तो बीजेपी गवर्नमेंट नहीं बना सकती थी। क्यों हुआ? वो जो 14 साल पहले इतनी कुव्वत के साथ आई थी कि लगता था किसी दूसरी जमात का चिराग ही नहीं जल रहा है, वो चिराग आज बुझ कैसे गया? इस पॉलिसी की वजह से। मुल्क की पॉलिसी अगर भाई भाई की होगी, मुल्क जिंदा रहेगा। एक बाप की औलाद 5, 4, 3 अगर प्यार और मोहब्बत के साथ रहेंगे, वो घर आबाद रहेगा। अगर दुश्मनी होगी, सब बर्बाद हो जाएंगे। हमारी ये पॉलिसी है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक दूसरे के साथ भाई भाई हैं। आप इस पॉलिसी को क्यों मुखालफत करते हैं? हम इसी तरह चलते हैं। जमीयत उलमा हिंद का यही किरदार है जो फिरका परस्त, और मैं कहता हूं बबांगे दोहल कहता हूं कि आसाम के चीफ मिनिस्टर का किरदार बदबूदार किरदार है, खराब किरदार है, मुसलमान को दफन करने का किरदार है। वो ये कहता है कि आसाम के सिवा आसाम के अंदर मर्दमशुमारी 71 नहीं, जैसे सारे हिंदुस्तान में 51 है, इसी तरह आसाम के अंदर भी 51 होगी। आप समझते हैं इसका असर? आज इसका असर यह होगा कि अगर 71 टूट जाए और 51 पर आ जाए तो आसाम के अंदर 1.5 करोड़ बच्चे और बड़े सब हिंदुस्तान से बाहर हो जाए। कहां जाएंगे?
صرف مسلمان کی مخالفت. کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے بغیر مسلمان کی بربادی کے. کوئی نہیں تھا، تنہا جمعیت علماء تھی. اس کے اندر بڑا کردار ہے مولانا مشتاق انفر کا، جو جمعیت علماء آسام کے صدر ہیں. وہ میرے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے اور 12 سال سے زیادہ مقدمہ لڑا. کروڑوں روپیہ اس کے اوپر خرچ کیا گیا. یہ خدا کی قدرت ہے. آج آیا تو یہ طے کر دیا گیا کہ 51 نہیں، آسام میں 71 ہی بنیاد بنے گا. اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے آسام کی 80 لاکھ کی آبادی کو زندہ کر دیا جو موت کے کنارے پر کھڑی ہوئی تھی. مجھے افسوس ہے کہ لوگوں کا یہ قول مجھ تک پہنچا ہے کہ انہی نے آسام کے چیف منسٹر سے یہ بات کہی کہ اب کیا ہوگا. کہنا ہماری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. کیا مطلب ہے؟ ہم آسام میں مسلمانوں کو چین کا سانس نہیں لینے دیں گے. دیکھیں کب تک چلتے ہیں. اگر جمعیت علماء زندہ ہے اور اللہ نے ہمیں زندہ رکھا، ہم دیکھیں گے کہ کیا کرتے ہیں.